गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? आपको अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप एक बार चैट में लिख दें कि आवाज़ आ रही है क्लियर। ओके, मेरा नाम शुजा अहमद है और मैं आप लोगों को बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि अ, हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैथ्स कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी होती है पहले और कुछ लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए एक ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 दिन के सेशंस करेंगे, जिसमें आज मैं बताऊंगा आपको और कल और परसों तपन सर बताएंगे। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं बिजनेस में, है मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं हम बिजनेस में? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी बिजनेस डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है, उनको हम मैथमेटिक्स की हेल्प से ऑप्टिमली ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है बिजनेस में, बीबीए में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो सके। ठीक है, जैसे कि आप क्वांटिटेटिवली डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें हम बिजनेस मैथमेटिक्स के कोर्सेज में हम पढ़ेंगे, जैसे मैट्रिसेस। अगर कुछ लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा तो मैट्रिसेस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो और इन चीजों का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस का एप्लीकेशन आपके बिजनेस में। ठीक है, तो जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं उसमें कैसे मैथमेटिक्स को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है या हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का मैथ्स की हेल्प से, जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहे, ठीक है, या मिनिमम कॉस्ट रहे। ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करेंगे। मेट्रिसेस हमारा यूज होता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है, और नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम मेट्रिसेस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उन इक्वेशंस को हम मेट्रिसेस में लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो अभी ब्रिज कोर्स में हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, कैसे हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई या लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, और मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर कल हम करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि आपका डिफरेंशिएशन होता है, और उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको तपन सर बताएंगे और मैं आपको आज बेसिक अलजेब्रा और इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस बताऊंगा। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई पूछना है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ पूछना है तो आप लिख सकते हैं चैट में। ठीक है, मैं आप लोगों की चैट पढ़ पा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, फिर हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल कैलकुलेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बेसिक अलजेब्रा आपको बता रहा हूँ कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आपको मैट्रिसेस या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल, जो भी बिजनेस मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे उसमें जो अलजेब्रा आपका यूज होना है, आपको जो अलजेब्रा का यूज करना है, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हम बहुत ही बेसिक से बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको 3x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग कर सकते हैं वो इसका आंसर लिख के मुझे चैट कर दें, बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे करेंगे।
जो लोग चैट में बुक के बारे में पूछ रहे हैं मैं उन लोगों को बता देता हूँ। जब हमारी मेन क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है, जब हम कोर्स शुरू करेंगे अपना मेन, तब मैं आपको बुक्स का भी बताऊंगा। आपको कॉलेज से भी आपको बुक बैंक मिलेगा, तो आपको अपने पास रखने के लिए बुक मिल जाती है पूरे साल के लिए, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लस आपको सॉफ्ट कॉपी बुक्स भी दे दी जाएगी। तो बुक्स की अभी आप चिंता ना करें। ठीक है, जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो आपको बुक्स के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया 2। तो वो हमने कैसे किया, क्योंकि 3x इज इक्वल टू 6 है, तो ये जो 3 है, जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरीका होता है, उससे ये 3 6 के नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, वही 6 को यहाँ आके डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड किया, आ गया आपका 2। ठीक है, ये बहुत सिंपल इक्वेशन थी। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना सीख लिया। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में, तो आप चैट में लिख दीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। जिन लोगों के पास ट्वेल्थ में मैथ नहीं थी, हर्षित, मनमीत, जैसे आप लोग लिख रहे हैं चैट में कि ट्वेल्थ में मैथ नहीं थी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसीलिए हम ब्रिज कोर्स करा रहे हैं। अगर ब्रिज और उसके बाद में भी जब क्लासेस हमारी होंगी, तो मैं आपको सारे बेसिक्स समझाता हुआ करूंगा। अगर आप क्लास अटेंड करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी हम सीखेंगे वो सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं थी उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। ब्रिज कोर्स के बाद भी जब हम अपना मेन कोर्स अब शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें भी मैं आपको सारे बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, जिन लोगों की प्रॉब्लम है कि रेगुलर क्लासेस कब से हैं, आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, आपके पास आ जाएगा टाइम टेबल। ठीक है, आपको नोटिस भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी आपके पास, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 1/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1/2y है, उसके साथ 5 प्लस हो रहा है, तो 5 जो है आपका राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2y इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब आपके पास 1/2y इज इक्वल टू -5 है, तो आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताया था। 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, y को डिवाइड कर रहा है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये आ गया -10। तो ये हो गया सिंपल एक लीनियर इक्वेशन उसकी, एक वेरिएबल की। वेरिएबल यहाँ पे जैसे इस वाली इक्वेशन में y था, एक वेरिएबल था, पिछली इक्वेशन में x था, सिर्फ एक वेरिएबल था। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल दो हो और इक्वेशन आपकी दो हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन हो गई, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी, आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन रखिए, आप लोग ताकि साथ के साथ प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, जिन्होंने नोटबुक नहीं खोली हुई है वो लोग नोटबुक खोलें, जब तक मैं ये दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ।
ये दो इक्वेशन है आपके पास। यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, एक एक्स है और वाई है। अगर आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसके लिए आपको दो इक्वेशन की यूज होगी, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने जिनके पास 11 ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं भी थी, उन्होंने भी ये सारी चीजें पहले स्कूल में सीखी होंगी, ठीक है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जो पहली इक्वेशन है वहां से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, यहां से ये वाली जो इक्वेशन है, यहां से आपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, x हो जाएगा 20 - 5y, 20 - 5y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इस x की वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में पुट करके फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जब आप यहाँ पे 3x वाले में x की जगह पे 20 - 5y पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 - 5y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके। अब ये आपका सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, जैसे आपने अभी पहले किया था वैसे ही आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इक्वल टू के बाद वाला भी। और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इससे क्या होगा, जो आपका x वाला कोफिशिएंट है, ठीक है, वो इक्वल आ जाएगा दोनों इक्वेशन में, यानी कि ये क्या हो जाएगी, दोनों इक्वेशन आपकी 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 60। इसी तरीके से ये हो जाएगा 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब ये आपकी दो इक्वेशन आ गई जिसमें आपका x वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट सेम आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आप सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो जब ये माइनस होगा तो ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 15y में से 12y माइनस जाएगा तो 3y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 60 में से 24 जाएगा तो आपके पास 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। एक ये तरीका हो गया आपका, ठीक है। दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके में आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 60 माइनस 15y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक बार आपके पास y की वैल्यू आ गई, उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, आपके पास इक्वेशन थी मान लो एक 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसमें आपने y की वैल्यू निकाली है आपने, ठीक है। y की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका x की वैल्यू के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 60 उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका x इज इक्वल टू -40/2,
इज इक्वल टू -20। तो इस तरीके से आप 2 वेरिएबल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप चैट में लिख दीजिए, और जिनको समझ में आ गया है वो एक बार अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, इसको देखिए क्या आता है आपके पास। इसको सॉल्व करके देखिए, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए मुझे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आपने देखा जो पहली इक्वेशन है उसमें 2 कॉमन है पूरी इक्वेशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स में लेफ्ट हैंड साइड से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से आप 8 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब आपकी दो इक्वेशंस क्या क्या हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आप x की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दें, या फिर आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, जब ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई। ये सेकंड इक्वेशन में आप x की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 5x प्लस 5/2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1। तो 5/2 को आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू -1 माइनस 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका -3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, क्योंकि आपने x की वैल्यू निकाली थी तो आपने यहाँ पे y की जगह पे x की जगह पे आपने पुट किया था, तो ये आपका y था। ठीक है, तो y की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन में आपने देखा कि x की जो पावर थी, जो भी वेरिएबल था उसकी पावर 1 थी, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें पावर 2 होता है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल है आपका x है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, और ए बी सी कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपकी इक्वेशन है ये 5x² प्लस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो ए बी सी है, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जो मेथड, जो तरीका अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का देखा, आप उन तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? x की वैल्यू आपको निकालनी है अगर, ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आपके पास उसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा, और बी, ए और सी की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो प्लस माइनस लिखा है, ठीक है, प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएंगे। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो x की वैल्यू आपकी 2 आएंगी, यानी कि जो एक x होगा आपका, उसमें माइनस बी प्लस रूट वाली टर्म, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। और दूसरा होगा एक आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनती है, आप उसको इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या इक्वेशन ली थी? 5x² प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और x यहाँ पे a क्या है आपका 5, b है आपका 3 और c है आपका 3। ठीक है, और फॉर्मूला हमने बात की x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करिए। ठीक है, देखिए क्या आता है आंसर आपके पास। ठीक है, इसमें पुट करके बताइए मुझे क्या आ रहा है आपका।
ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू b की जगह पे आप -3 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस b की जगह पे आप 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, -4 इंटू ए आपका 5 है, इंटू सी आपका 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट में 9 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि a की वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है, तो ये जाएगा -3 प्लस माइनस रूट में 51 डिवाइडेड बाय 10। तो ये ऐसे आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे आपका रूट में आया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का नहीं बताया, क्योंकि हर इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक की वो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो आपने देख लिया ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस x-3 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले में इसकी ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास x की दो रूट्स आ जाएंगे, n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस में, ठीक है, और एक माइनस में। दूसरा आप इसका क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब ये जो आपका मिडिल वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट आप चेक करते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट है इसका -1, ठीक है। फिर आप सी की वैल्यू देखते हैं जो कि है -3, ठीक है। तो आप इसकी मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि जो उसका प्रोडक्ट है वो -3 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने के बाद वो -x ही रहे। जैसे कि अगर आप करेंगे इसको x² माइनस 2x ठीक है। अगर आप इसको करते हैं -3x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके तो -3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐड करके -x नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तब आप इसको कर सकते थे। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट होके हो जाएगा, क्योंकि -3x प्लस x आपका 2x हो गया और -3 इंटू 1 आपका -3 हो गया, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। आप यहाँ पे पहली जो दो टर्म है उसमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x-3, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आप 1 कॉमन लेंगे तो आपका x-3, ठीक है। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका x-3 जो ये वाली टर्म्स हैं ये दोनों टर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x+1 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप ये जो दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल हो सकता है अगर हम मान के चलते, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो 0 के इक्वल है, तो अगर आप मान के चलेंगे
कि x प्लस 1 0 के इक्वल है, तो आपकी x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप मान के चलेंगे x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने दो तरीके सीखे थे। एक हमने फॉर्मूले से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया, जिससे हर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना, जिससे हर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ही इक्वेशन बताई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री अगर हुआ तो वो इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके। लेकिन अगर -2x होगा, ठीक है, तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो हमने -2x वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, मैंने आपको बोला जो इसकी मिडिल टर्म है उसको आप स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसको कैसे मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। हमने -2x को इस तरीके से स्प्लिट किया कि उसका जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ रही है वो -2x ही रहे, लेकिन जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है वो आपका -3 होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, -3x प्लस x किया, जिसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो -2x रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इनके कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट करने के बाद आपने x, पहली दो टर्म्स में से आपने देखा x कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया। ठीक है, दूसरी टर्म, तो x जब आपने कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस थ्री। इसी तरीके से आपने दूसरी दो इक्वेशंस में से दूसरे दो टर्म्स में से आपने देखा वन कॉमन है सिर्फ यहाँ पे, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो वन आपने कॉमन लिया तो x माइनस थ्री आपका दूसरा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वन आ गया आपके पास एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x माइनस थ्री आ गया, तो वो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बोला क्योंकि दो फैक्टर प्रोडक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी एक फैक्टर 0 के इक्वल हो सकता है। तो हमने पहले चेक किया, अगर x प्लस वन इक्वल टू 0 है तो वहां से आपने x की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से अगर x माइनस थ्री इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाली, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। अगर आप इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते तब भी आपके पास यही आता। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो चैट में लिख सकता है।
ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मिड टर्म स्प्लिट वाले तरीके को एक बार फिर से बता दो, तो मैं यही वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आपको करा देता हूँ। ठीक है, फ्रेश में। तो हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप पिछले वाले फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला बताया था। अगर आप देखते हैं कि जो इसकी मिडिल टर्म है, सबसे पहले आप देखते हैं जो इसकी मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्या? ठीक है, स्प्लिट करने का क्या मतलब है? स्प्लिट करने का मतलब है जो इसकी ये जो थर्ड टर्म है, ठीक है, यानी कि जो आपकी सी की वैल्यू है वो है यहाँ पे -3। हम देखते हैं कि सी की वैल्यू जो है वो इस टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करें मिडल वाले को कि उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन -3 है। ठीक है, जैसे कि आपकी ये मिडिल टर्म है यहाँ पे -2x। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं -3x प्लस एक्स, ठीक है, -2x को आप लिख सकते हैं -3x प्लस एक्स, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका -2x वापस आ जाएगा, यानी कि -2x और -3x प्लस एक्स एक ही बात है। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है? इसको इस तरीके से लिखते हुए हमें ये ध्यान रखना है जो आपका सी वाला कोएफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे जो जैसे कि आपकी -3 वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए इसके प्रोडक्ट से। जैसे कि -3x है और x है, इनकी जो कोफिशिएंट है यानी कि -3 और +1, इनका जो प्रोडक्ट है वो ये वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आर्यन ने पूछा है कि क्या हम -1x कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं -1x, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है x की जो कोफिशिएंट है वो -1 और -1 है, तो उसका मल्टीप्लाई होकर -3 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम -1 और -1 में स्प्लिट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? -3 और +1 में स्प्लिट। ठीक है, तो जब हमने इस तरीके से स्प्लिट किया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे जो पहली दो टर्म है उसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कॉमन है यहाँ पे x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये x-3। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी देखेंगे, वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 1 कॉमन लिख के x-3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक x-3 है। ठीक है, तो आप यहाँ से x-3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x-3 को अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? x+1, ठीक है, जो कि इक्वल है 0 के। ठीक है, तो x-3 और x+1 आपके दो टर्म्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है, अब आपके पास दो टर्म है x-3 और x+1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो है इक्वल टू 0। तो x-3 भी इक्वल टू 0 हो सकता है और x+1 भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कोई कोई इक्वेशन है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है ए बी, ये 0 जो है इन दोनों में से किसी की भी वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर a इंटू 0 करोगे तभी तो 0 आएगा, यानी कि b यहाँ पे 0 है। अगर b 0 नहीं होता तो a 0 होता, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो हम दोनों को एक एक बार 0 पुट करके देखते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 0 पुट किया तो x की वैल्यू आपकी आ सकती है 3, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल सकती है -1। तो आपको क्या पता चला? इस इक्वेशन में x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या -1। ठीक है, दोनों ही हो सकती है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सबको?
ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए, ठीक है, और मुझे आंसर्स बताइए इसके। जो भी मेथड से आप चाहे मिडल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं या फिर आप इक्वेशन फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, आप इसको करिए। ठीक है, इसको करके देखिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व हो सकता है तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करिए, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूले से ही होगा तो आप फॉर्मूले से करिए।
ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशंस की बात। अब हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कुछ लोगों ने 11th या 12th में किया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया होगा वो भी अब कर लेंगे। ठीक है, बीबीए में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है? ठीक है, क्या करते हैं हम, दो ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज जो लिखी होती है, मान लो 1 3 6 2 5 3। ठीक है, ये वैल्यूज हैं दो ब्रैकेट में। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और ये होता है, ठीक है, 2 क्रॉस 3। इसमें क्या ये होता है, 2 क्रॉस 3 जो है ये आपका ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर निकलता कैसे है? यहाँ पे आपकी दो रोज है। ठीक है, एक है रो 1 जिसमें आपका 1 3 6 तीन वैल्यूज है। ठीक है, ये एक रो है, एक रो ये है। ठीक है, तो जो ठीक है, तो जो आप ऑर्डर लिखते हैं उसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो m क्या होता है? नंबर ऑफ रो। n होता है कॉलम। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो है 2, और n की वैल्यू है, क्योंकि कॉलम यहाँ पे 3 है, एक कॉलम आपका ये है, एक ये है, एक ये, तो 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो m क्रॉस n आपका यहाँ पे क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। ठीक है, जो ये 2 क्रॉस 3 है ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है, वो कब इक्वल हो सकते हैं, उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स बनता कैसे है ये हम जब कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है, तब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स होता है, और फिर उसी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसे होता है? जो नंबर ऑफ रोज है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो आपका ऑर्डर हो जाता है उसी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यानी कि इस जो मैट्रिक्स है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3। ठीक है, ये जो 2 × 3 है, ठीक है, ये किसी भी मैट्रिक्स का, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, मान लो अगर आपका ये मैट्रिक्स होता A B C D E F G H, फिर ABCD। ठीक है, अगर मान लो मैट्रिक्स आपका ये होता है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रोज है 3। ठीक है, 3 क्रॉस कॉलम है 4। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 4। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 × 4। तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? 3 × 4। 3 × 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनके ऑर्डर बताइए मुझे। ठीक है, चैट में लिख के भेजिए ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर आपसे पूछा जाए कि इन 3 मैट्रिक्स का, तो सबका अलग अलग आप ऑर्डर लिख के बताइए।
ठीक है, तो देखिए कैसे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे है नंबर ऑफ रोज 2, वो लिख दिया हमने 2। नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं फिर हम, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो रोज क्रॉस कॉलम, मैंने आपको क्या बताया, रो क्रॉस कॉलम। ये आपके ऑर्डर हो गया, तो इस वाले मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, तो 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, आप 1 2 3, 3 नंबर ऑफ रोज है, कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 3 क्रॉस 2 हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, इनके आगे ऑर्डर। ठीक है, अब किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल वो तभी हो सकते हैं अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, आपको ऑर्डर पता है क्या होता है। ठीक है, अगर मान लो ये दो मैट्रिक्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो सबसे पहली बार। ठीक है, यानी अगर 2 क्रॉस 3 होगा तो वो उसके इक्वल नहीं हो पाएगा, कुछ भी इससे अलग अगर ऑर्डर होगा तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ये जो इसकी वैल्यूज है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू। ठीक है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी वो भी ए हो। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि वो बी हो। ठीक है, वो सी हो, वो डी हो। तो कोई भी मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो इक्वल हो। ठीक है, अदरवाइज कभी भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपका मैट्रिक्स है ये। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये इक्वल हो सकता है 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के। ठीक है, और उस, उसकी ये वाली वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 प्लस 3 अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि 5 होता है 2 प्लस 3। ठीक है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो भी सेम है। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 3 आपको पता है 5 होता है और 2 इंटू 2 आपको पता है 4 होता है। तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो है 2 3 1 0। ठीक है, तो आपका ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ लीजिए मुझसे।
अमनदीप, आपने पूछा कि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 है, ये दोनों ऑर्डर सेम नहीं है, ये अलग है। आप देखिए, जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो सिर्फ 2 है, ठीक है। लेकिन 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है। कॉलम का भी डिफरेंस है, 2 क्रॉस 3 में कॉलम 3 है, 3 क्रॉस 2 में कॉलम्स 2 है। तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है किसी भी मैट्रिक्स को की इक्वलिटी चेक करने के लिए। सबसे पहले तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज दोनों की सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम होने चाहिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आप इन दोनों मैट्रिसेस में देखिए, जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें थर्ड रो है, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट ही नहीं है फर्स्ट मैट्रिक्स में, क्योंकि वहां पे थर्ड रो है ही नहीं। इसी तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास थर्ड कॉलम है, उसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं होगा सेकंड मैट्रिक्स में, क्योंकि वहां पे थर्ड कॉलम ही नहीं है, ठीक है। तो ये है लॉजिक इसके पीछे का। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। एक क्वेश्चन करिए, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी आता है, आपको पता चल गया मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप एक ये क्वेश्चन देखिए, एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको जहां पे ये आपका एलिमेंट है x-y, दूसरा है 2x+z, ये है आपका 2x-y, 3z+w, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? 2 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स आपके इक्वल है -1 0 5 30। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, आपको पता है, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। आपको पता है कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास चार इक्वेशंस बन जाएंगी, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स में वो दोनों इक्वल है, यानी कि x-y आपका -1 के इक्वल होगा, 2x+z आपका 5 के इक्वल होगा, 2x-y 0 के इक्वल होगा। इस तरीके से आपके पास चार इक्वेशंस आ जाएंगे और उन चारों को सॉल्व करके आप x, y, z और w की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, टू वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन और उसको इक्वल करके माइनस करने वाले तरीके से। तो आप यहाँ से एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए और मुझे चैट में लिख के भेजिए।
है, तो कैसे करेंगे इसको हम? आपको पता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है, प्लस उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक इक्वेशन, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, दो इक्वेशन। यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। इसी तरीके से एक इक्वेशन आपको मिलेगी 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली होगी, तो उस x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? 3z प्लस w इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये चार इक्वेशन मिलेंगी आपको। आप क्या करेंगे? पहली दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से आपको मिलेगी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है। फिर आप x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी 3, ठीक है। फिर आप z की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो यहां से आपको w की वैल्यू मिल जाएगी 4। इस तरीके से आपने x, y, z और w की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो आपने सीख लिया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। कई टाइप के होते हैं मैट्रिक्स। ये जो अंश जो आप ये पूछ रहे हैं -105, ये आपको स्टार्टिंग में जो दो मैट्रिक्स दिए थे, ठीक है, तो सेकंड वाला जो मैट्रिक्स था उसकी ये वैल्यूज हैं। यानी x माइनस वाई के जो कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू थी दूसरे मैट्रिक्स में वो -1 थी, 2x माइनस वाई की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो 0 थी, ठीक है। और ये क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसलिए ये वैल्यूज जो है वो इक्वल थी। x माइनस वाई जो था वो -1 के इक्वल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले एक मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होते हैं ये दोनों? किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ रो है, एक ही रो है, ठीक है, कॉलम्स तो बहुत है लेकिन रो सिर्फ एक ही है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, कॉलम कितने? 4 कॉलम है, ठीक है। तो रो लेकिन एक ही है तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 4, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। जैसे कि मान लो 3 1 2 4, ठीक है। यहाँ पे कॉलम सिर्फ एक ही है लेकिन रो कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉलम एक ही है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स पे सारी वैल्यू जो है वो 0 ही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है उनका ये 0 होता है, ठीक है, इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे रोज कितनी है आपकी? 3 रोज है। कॉलम कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। या अगर ये 2 क्रॉस 2 होता
ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपका नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स होता है आपका किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स, यहाँ पे रो सिर्फ एक ही है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 1 into 4, 1 क्रॉस 4, ठीक है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया क्योंकि सिर्फ एक रो है। इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है, अगर एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, अगर एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमने कर लिया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स की जो डायगोनल वैल्यूज है, ठीक है, जैसे ये सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज है, ठीक है, अगर सारी डायगोनल वैल्यूज वन होंगी तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का वन होता है, ठीक है, इसको वन की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर सारी डायगोनल्स की वैल्यू और बाकी की सारी वैल्यू जीरो है, डायगोनल की वैल्यू वन है और बाकी वैल्यू जीरो है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें वन की जगह पे कोई भी और दूसरी टर्म होती, मान लो ये ऐसे होता, ठीक है, डायगोनल की जो वैल्यूज है वन नहीं है कुछ और है, तो इसको हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की वैल्यूज अगर वन होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज वन नहीं है तो वो डायगोनल वैल्यू मैट्रिक्स ही रहेगा। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल में वैल्यूज हो, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो जीरो हो। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात तो अपर और लोअर, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा हो, यानी कि जो डायगोनल की वैल्यूज हैं उसके ऊपर की वैल्यूज हो और नीचे की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, डायगोनल के ऊपर की वैल्यू और डायगोनल वैल्यूज हो, ठीक है, लेकिन डायगोनल के नीचे की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब लोअर वाली वैल्यू जीरो हो, ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ऊपर वाली वैल्यू जीरो होती, ठीक है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता, ठीक है। तो ये हो गई बात टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। अब बात करेंगे मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर किसी को यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई अगर कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ लो।
ठीक है, कुछ लोगों ने पूछा है नल मैट्रिक्स, कुछ ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कुछ ने ट्रायंगुलर को दोबारा बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बोला अगर किसी भी मैट्रिक्स में सारी वैल्यू जीरो हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका नल मैट्रिक्स या जीरो। ठीक है, और कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ठीक है, मैंने बोला था अगर डायगोनल में ही सिर्फ वैल्यूज हो, ठीक है, बाकी की सारी जो वैल्यूज हैं वो जीरो है, ठीक है, सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज हो तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अगर वही वैल्यू सिर्फ वन हो, डायगोनल मैट्रिक्स में वैल्यू वन हो, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी डायगोनल की वैल्यूज वन है, बाकी की सारी वैल्यूज जीरो है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें मैंने आपको बताया एक होता है अपर ट्रायंगुलर, यानी कि उसकी सारी वैल्यू डायगोनल के ऊपर होती है। ठीक है, डायगोनल के किसी भी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के नीचे कोई वैल्यू है, ठीक है, नीचे जीरो है, सारे जीरो है, डायगोनल के नीचे सारे जीरो है, ठीक है, तो वो आपका अपर ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं तो वो आपका लोअर ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ वन होगा डायगोनल में, उसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर वन है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रिपीट कर दिया। हाँ तुषार, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि एक रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक रो की बात हो रही है, तो ये रो मैट्रिक्स ही है, लेकिन सारी वैल्यूज इसकी जीरो है, तो ये आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए जो हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे तो आपका जो डायगोनल की वैल्यूज हैं उसके ऊपर और नीचे जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो आपका डायगोनल ही नहीं बन पाएगा। देखो किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसका नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। तो चाहे वो 2x2 हो या 3x3 हो, 4x4 हो, जब भी रोज और कॉलम इक्वल होंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडिशन की। ठीक है, जिस तरीके से हमने इक्वलिटी की बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को आप तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे आप, ये मान लो एक मैट्रिक्स है, इसको ऐड करना है। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ऐड करके आपके पास एक ही मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है,
कैसे ऐड करेंगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इनको आप ऐड कर देंगे। 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 5 प्लस 3, 6 प्लस 4। तो ये आपका एडिशन हो गया। तो क्या है? 3, 3, 8, ठीक है, 10, ठीक है, ये हो गया एडिशन। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता, इसको अगर माइनस करना होता आपको, सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होते हैं। 1 माइनस 6, 2 माइनस 5, 3 माइनस 4, 4 माइनस 3, 5 माइनस 2, 6 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास -5, -3, -1, -1, 2 और 5। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, टू वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, फिर हमने मैट्रिसेस को समझा कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स हमने देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा। ठीक है, इक्वालिटी मैट्रिक्स की बात की हमने, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्लास में आपको तपन सर बताएंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अब हम मिलेंगे जब आपका टाइम टेबल आ जाएगा और हम आपका सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, अगर अभी कुछ भी पूछना है किसी को तो आप चैट में लिख सकते हैं, कोई कुछ अगर पूछना चाहता है तो। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बेसिक बताया। ठीक है, जब हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप मैट्रिक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे आप एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, मैट्रिक्स की हेल्प से आप इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ आपको बेसिक बताया गया है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, और जिन लोगों ने पूछा है कि बुक्स कब मिलेंगी, तो एक बार अभी आपको क्लास कोऑर्डिनेटर मिल जाएंगे, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ऐड किया जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको सॉफ्ट कॉपीज मिल जाएंगी बुक की, और हार्ड कॉपीज आप कॉलेज आके इशू करवा सकते हैं। जिनके पास मैथ्स नहीं थी, ठीक है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लास ठीक से अटेंड करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना?
आपको नोटिस आ जाएगा कॉलेज आने के लिए, या अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तरीका है कॉलेज में आने का, उसमें क्या करना होता है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बुक इशू कराना है या लाइब्रेरी जाना है या एडमिन स्टाफ से मिलना है, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपको कॉलेज में काम है, उसकी अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट आप वेबसाइट से बुक करते हैं। ठीक है, फिर आप आके कॉलेज विजिट विजिट कर सकते हैं। जो बुक्स के नेम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक बार आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम शुरू होगा, आपका टाइम टेबल बन जाएगा, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बनेगा उसी में आपको सबको बुक मिल जाएगी। आपको सॉफ्ट कॉपीज जो है वहां पे अपलोड कर दी जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या वहां पे आप पढ़ सकते हैं जाके। ठीक है, तो बुक्स आपको वहीं से मिल जाएंगी, बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बुक्स जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोग लीव कर सकते हैं।